नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, आज हम जो मुख्य परीक्षा होती है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें कि यूपीपीसीएस और आरओएआरओ इन दोनों परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे कि जो कि मुख्य परीक्षा के लिए होती है। अब इन दोनों की परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा में एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं पत्र लेखन। ठीक है, तो पत्र लेखन एक हिसाब से इन दोनों परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आप यूपीपीसीएस के जो मुख्य परीक्षा की बात करेंगे कि सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, तो वो आते हैं, एक प्रश्न आता है और वो 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये यूपीपीसीएस का जो सामान्य हिंदी का मुख्य परीक्षा का पेपर होता है उसमें आपको 20 नंबर का पत्र लेखन से एक पूरा प्रश्न मिलेगा। अगर हम आरओएआरओ की बात करेंगे तो आरओएआरओ में जो है इससे 15 नंबर का तो एक आता है सारणी रूप करना। तो ये जो एक प्रश्न आता है टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज करना, तो 15 नंबर का ये हो गया। और बाकी एक प्रश्न जो कि आता है 8 नंबर के, यानी 3 छोटे छोटे उसके सब पार्ट होते हैं और ये 8 नंबर के होते हैं, यानी 24 नंबर और ये प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया 39 नंबर का। तो पत्र लेखन से ही आरओएआरओ की मुख्य परीक्षा में लगभग 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, और यूपीपीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें सामान्य हिंदी में 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल डिटेल था। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए गए हैं, सीधे सीधे लिखे गए हैं सिलेबस में, आप उनको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो उसके बारे में हमने यहाँ पे 2023 से लेकर के ये पूरा 2010 तक का यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी का पूरा डिटेल लिया है। और आरओएआरओ की जो मुख्य परीक्षा है इसमें भी 2017 से लेकर के 2010 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए इससे, वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। देखिए, जो पुराने प्रश्न होते हैं वो तैयारी में बहुत ही अहम मतलब भूमिका अदा करते हैं, आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता हो जाता है कि हाँ प्रश्न किस लेवल से पूछे जा रहे हैं। एक नज़र छोटी सी हम यूपीपीसीएस सामान्य हिंदी में जो प्रश्न पत्र में जो 20 नंबर का ये आता है उसका सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर में सिलेबस क्या है। देखिए, ये यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लेखन, और उसके बाद लिखा गया है तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र। इतनी सारी चीज़ें लिखी गई हैं यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है उसमें, और उससे ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप आरओएआरओ की बात करेंगे कि आरओएआरओ का सिलेबस क्या है जो ड्राफ्टिंग के लिए, तो उसमें सबसे पहला आपको मिलेगा सारणीयन रूप, उसके बाद फिर आपको मिलेगा शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, उसके बाद फिर विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक। तो ये छोटा सा सिलेबस है इन दोनों परीक्षाओं के लिए जो मैंने आपको बता दिया है, और कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं वो हमने आपको बता दिया। देखिए, इस टॉपिक की गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं। खास तौर पे आरओएआरओ की मुख्य परीक्षा की मैं बात करूँ तो 40 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं इससे, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करिए। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो लास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर के प्रश्न को पूछा कैसे जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है। सिलेबस में तो जो लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए, ये 2023 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी सामान्य हिंदी की, वहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें 2 खंड हैं, क और ख करके। तो क है, जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण हो। देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि आपको सरकारी पत्र लिखना है, अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, क्या लिखना है, या तार लेखन है या कार्यालय आदेश। अब ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि ये जो पत्र जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को जाएगा तो ये पत्र कैसा होगा, किस नेचर का पत्र होगा। यानी एक सरकारी अधिकारी से दूसरे सरकारी अधिकारी को जो भेजा जा रहा है पत्र, वो कौन सा पत्र होता है, तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा जो इसका पार्ट था, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित उच्च माध्यमिक विद्यालय क नगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय ख नगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह की प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया गया हो। अब यहाँ भी ये बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि ये सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, तार लेखन है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेंगी कि हमको इसमें सरकारी पत्र लिखना है या कार्यालय आदेश जारी करना है या अधिसूचना है या परिपत्र है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस लेवल का प्रिपरेशन आप
अपनी जो पढ़ाई है उसमें रखिएगा। तो ये 2023 का था। इसके बाद अगर हम देखें 2022 में, तो मुख्य परीक्षा 2022 में 2 प्रश्न यहाँ भी पूछे गए। पहला है अधिसूचना किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट रख दिया गया कि अधिसूचना किसे कहते हैं। हिंदी प्रदेशों के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की एक अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। अब आपको यहाँ पे अधिसूचना के बारे में डिटेल पूरा लिखना है कि अधिसूचना क्या होती है, उसका प्रारूप क्या होता है। इसका अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो परिपत्र किसे कहते हैं। जिला अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था में पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। यहाँ भी सीधा सीधा मतलब फैक्चुअल डेटा है कि परिपत्र किसे कहते हैं, आपको उसका एक फॉर्मेट देना है और ये सारी चीज़ें लिखनी कि जिला अधिकारी ने सभी प्रधानों को किस तरह से लिखा होगा, वो कैसा परिपत्र होगा। तो ये 2022 का प्रश्न पत्र था। इसके बाद अगर हम 2021 की बात करें मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी यूपीपीसीएस में, तो पहला है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। यह सरकारी पत्र से किस प्रकार से भिन्न होता है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार कीजिए। ये भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पे पूछा गया अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में, और दोनों का अलग अलग प्रारूप भी आपको तैयार करना। बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है। अगर इसके दूसरे पार्ट की आप बात करेंगे तो यहाँ पे है नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु से संबंधित एक पत्र उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। अब इस प्रश्न में ये नहीं क्लियर है कि वो कैसा पत्र लिखा जाएगा, सरकारी होगा, अर्ध सरकारी होगा, या कार्यालय आदेश होगा, या अधिसूचना होगी, या परिपत्र होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर इस तरह से सिंपल चीज़ें प्रश्न में हमें आ रहा है तो हमें ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कैसा फॉर्मेट होगा, वो मतलब एक सरकारी पत्र होगा, अर्ध सरकारी पत्र होगा, ये सारी चीज़ें वो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे कि सरकारी पत्र किसको किसको लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र किसको किसको लिखा जाता है, या अधिसूचना कहाँ पे जारी की जाती है, तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। बहुत आसान चीज़ें हैं ये। तो ये जो पूरा था 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। अगर हम 2020 की परीक्षा की बात करें तो कार्यालय आदेश किसे कहते हैं। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। अब यहाँ भी कार्यालय आदेश के बारे में डिटेल में पूछा गया है, और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधी यहाँ पे आपको एक कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करना है। ये 10 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु संबंधी एक सरकारी पत्र जिला अधिकारी को लिखिए। ये भी 10 नंबर का प्रश्न है। यहाँ भी ये क्लियर नहीं है कि वो पत्र किस नेचर का होगा, किस फॉर्मेट में होगा। तो ये 2020 में 2 प्रश्न पूछे गए। इसके बाद अगर 2019 की बात करें तो परिपत्र किसे कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के पूर्वी जिलों के बच्चों को मस्तिष्क ज्वर से बचाने के लिए उचित व्यवस्था हेतु परिपत्र तैयार कीजिए। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कार्यालय आदेश का परिचय दीजिए, और गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किसी कर्मचारी के स्थानांतरण संबंधी कार्यालयीय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोनों प्रश्न है ये बिल्कुल फैक्ट पे हैं कि आपको पूछा गया कि कार्यालय आदेश क्या होता है, और आपको ये एक फॉर्मेट बना के बता देना है कि हाँ ये इस तरह से होता है। तो ये 2019 की सामान्य हिंदी की मुख्य परीक्षा में पूछे गए। इसके बाद अगर हम 2018 की परीक्षा की बात करें तो यहाँ भी, तो इसमें पहला प्रश्न था अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया। और इसका जो दूसरा पार्ट है स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी सहायता को यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया हो। अब यहाँ पे आपको एक अर्ध सरकारी पत्र लिखना यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको फॉर्मेट बनाना है उसका। ठीक है, तो ये 2018 में ये प्रश्न पूछे गए थे। 2017 की बात करें जो कि निरस्त हो गया था, तो अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सो उदाहरण सहित समझाइए। और इसका दूसरा पार्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ये भी 2017 में पूछा गया। इसके बाद 2017 में फिर से संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजने हेतु एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन केंद्रीय राजमार्गों की अद्यतन जानकारी प्रेषित करने को कहा गया हो। ये पूछा गया 10 नंबर का।
इसके बाद सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र का अंतर स्पष्ट करते हुए अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण दीजिए। ये 2017 में सामान्य हिंदी में पूछा गया मुख्य परीक्षा में पीसीएस की। इसके बाद 2016 में सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस आशय के एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें उन्हें अपने विश्वविद्यालय के समस्त रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा जाए। दूसरा पार्ट है इसका, परिपत्र क्या है, परिपत्र का एक उदाहरण दीजिए। ये 2016 में पूछा गया परिपत्र के बारे में डिटेल। इसके बाद अगर 2015 की बात करें तो परिपत्र की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए और उसका एक उदाहरण भी दीजिए। इसके बाद अधिसूचना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे ये 2015 में ये दोनों प्रश्न पूछे गए परिपत्र और अधिसूचना से रिलेटेड। इसके बाद अगर आप 2014 की बात करेंगे तो परिपत्र का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसका उदाहरण दीजिए। और दूसरा पार्ट है अधिसूचना किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये 2014 की पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया। इसके बाद 2013 में हम देखें तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुए दंगों से चिंतित केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दंगा नियंत्रण और घटना के जांच का निर्देश देने वाला एक सरकारी पत्र प्रस्तुत कीजिए। ये पूछा गया। और कार्यालय आदेश और अधिसूचना में क्या अंतर होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो ये 2013 में पूछा गया। इसके बाद 2012 की अगर बात करेंगे तो काल्पनिक विधानसभा में विधायक के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त स्थान पर उपचुनाव की घोषणा से संबंधित अधिसूचना का प्रारूप दीजिए। और दूसरा है उत्तर प्रदेश शासन की ओर से प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन संबंधी प्रगति के विवरण की जानकारी मांगिए, यह पत्र किस प्रकार का होगा। तो ये सारी चीज़ें 2012 में पूछी गई। देखिए जो प्रश्न पत्र होते हैं या जो प्रश्न होते हैं, अब मुझे लगता है ये आप 10-12 साल 13 साल के पूरे पेपर यूपी पीसीएस में मिलेंगे आपको। आप इतना तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर अप करते हैं। इसके बाद 2011 की अगर हम बात करें तो परिपत्र एवं अधिसूचना में अंतर बताते हुए परिपत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। दूसरा, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में का अंतर स्पष्ट करते हुए अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये पूछा गया 2011 में। इसके बाद अगर 2010 की बात करेंगे तो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के उप सचिव को अर्जित अवकाश दिए जाने की अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। और दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र के उद्देश्य और रचना शैली की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। ये पूछा गया 2010 की परीक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2010 से लेकर के और 2023 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए सामान्य हिंदी के पेपर में, क्योंकि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आती है, तो ये सारे हमने लिए और आपने ये देखा कि प्रश्नों का नेचर कैसा है, प्रश्न किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं फैक्ट पूछे जाते हैं, कहीं कहीं कॉन्सेप्चुअल भी डेटा होता है कि आपको यहाँ पे डिटेल दे दी जाएगी और आपको खुद से उसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो पत्र कैसा होगा, वो कोई सरकारी पत्र होगा या अर्ध सरकारी पत्र होगा या कैसा होगा, वो सारी चीज़ें। तो इस लेवल की आप प्रिपरेशन करिएगा। और मुझे लगता है इसमें जो 10, 12, 13 साल में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर हो जाएगा। मैंने आपको जो पाठ्यक्रम है पहले ही बता दिया कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का सिलेबस है पत्र लेखन के लिए, जहां से 20 नंबर के प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूपी पीसीएस के लिए। अब इसके बाद हम आते हैं आरओ की जो मुख्य परीक्षा होती है, वहाँ पे ड्राफ्टिंग के पेपर में पत्र लेखन से कैसे मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये 2017 का है। देखिए 2017 में दो चीज़ें आती हैं। अगर आप आरओ की परीक्षा की बात करेंगे तो एक प्रश्न आपको मिलता है 15 नंबर का, जो कि टेबुलर फॉर्म यानी सारणी रूप में आपको उनको लिखना होता है। और दूसरा जो प्रश्न आता है वो उसके 3 पार्ट होते हैं और प्रत्येक जो पार्ट होते हैं वो 8-8 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो ये 24 नंबर का एक प्रश्न आता है और 15 नंबर का जो टेबुलर फॉर्म होता है ये आता है। तो ये 2017 का है, आप इसको देख लीजिए कि सारणी रूप में इसको बनाना है। पत्रांक संख्या दी गई, दिनांक दिया गया, प्रेषक और सेवा में इस तरह से विषय दिया गया, नदियों में प्रदूषण की समस्या दी गई है। उसके बाद पूरा पत्र का सारा डिटेल लिखा गया है कि महोदय ये सारी चीज़ें इस तरह से, इनको आपको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, और ये बहुत आसान होता है, आप एक बार समझ जाएंगे तो चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि जो 2017 के ही पेपर में पूछा गया मुख्य परीक्षा में, तो इसमें पहला पूछा गया
अर्धशासकीय पत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, और ये ज्ञाप का काम समझाते हुए उसकी लिखित रचना बनाइए, और विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करते हुए उसके प्रारूपों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये 24 नंबर के 3 प्रश्न पूछे गए 2017 में, और एक प्रश्न 15 नंबर का पूछा गया जो कि टेबुलर फॉर्म में यानी सारणीय रूप में आपको व्यक्त करना था। इसके बाद ये 2016 का है। 2016 में भी ये टेबुलर फॉर्म में 15 नंबर का ये प्रश्न आया। प्रश्न देख लीजिए आप कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पत्रांक संख्या, दिनांक, वही प्रेषक, वही सेवा में विषय दिया गया है आपको। फिर उसके बाद जो मैटर है वो सारी चीज़ें हैं, भवदीय लिखा गया है, संलग्नक और प्रतिलिपि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, बहुत आसान होती है, कोई ज़्यादा इसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से जो मैटर निकालना पड़ता है यही निकालना पड़ता है कि जो मेन पार्ट होता है उसका। इसके बाद अगर इसके दूसरे पार्ट की बात करें, जो 8 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, तो शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, अनुस्मारक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए, और कार्यालय आदेश और परिपत्र में अंतर बताते हुए परिपत्र का लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो ये एक प्रश्न आया 24 नंबर का 2016 में इस तरह से। इसके बाद 2014 में हम देखते हैं, यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में जो प्रश्न आया वो उसको शामिल नहीं किया है। तो पहला प्रश्न इसमें 2014 में पूछा गया, परिपत्र का लिखित रूप में प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, संकेतक परिपत्र का उदाहरण लिखें, और दूसरा है अनुस्मारक का आशय समझाते हुए उसका लिखित प्रारूप बनाइए, और कार्यालय आदेश के प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये 2014 में पूछा गया पत्र लेखन से। उसके बाद अगर 2013 की एक बात करेंगे, तो एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ज्ञाप है, ज्ञाप का आशय समझाते हुए उसका प्रारूप बनाइए, और विज्ञप्ति और प्रतिवेदन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2013 में पूछे गए। इसके बाद अगर 2010 की विशेष चयन की बात करेंगे, तो वहाँ पे 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए। अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को एक पत्र लिखिए। दूसरा पार्ट है परिपत्र की परिभाषा देते हुए उसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तीसरा पार्ट है प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसे 100 उदाहरण समझाइए। ये 2010 में मुख्य परीक्षा में आरओ की पूछा गया। इसके बाद अगर सामान्य चयन 2010 की परीक्षा में देखेंगे, तो अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, टिप्पण की परिभाषा दीजिए एवं उसके भेदों पर प्रकाश डालिए, और प्रतिवेदन की परिभाषा देते हुए उसे 100 उदाहरण समझाइए। तो ये 2010 में पूछा गया। हाँ, इतना आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो 2010 में हमने लिए, इसके साथ साथ एक प्रश्न वहाँ पे जो टेबुलर फॉर्मेट में सेटअप करने के लिए वो भी आया होगा। ठीक है, तो ये आरओ में किस तरह से प्रश्न पत्र लेखन से पूछे जा रहे हैं वो आपने देखा। सारणीयन रूप आपको कैसे तैयार करना है वो आपने देखा, किस लेवल को आपको ये सारी चीज़ें करनी है। देखिए, अगर आरओ के सिलेबस की बात करेंगे, तो यूपीपीसीएस का जो मुख्य परीक्षा का सामान्य हिंदी का सिलेबस है उससे थोड़ा सा ब्रॉड है, क्योंकि अगर पत्र लेखन में आप बात करेंगे यूपीपीसीएस में, तो वहाँ पे सरकारी, अर्ध सरकारी, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र इतना ही दिया गया है। लेकिन अगर आप आरओ की मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको जैसे कि ज्ञाप बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर विज्ञप्ति बढ़ जाएगी, टिप्पण बढ़ जाएगा, प्रतिवेदन बढ़ जाएगा, अनुस्मारक बढ़ जाएगा, जो कीवर्ड हैं ये यूपीपीसीएस की सामान्य हिंदी की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको, अगर आप आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए इतनी सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे, तो आपको सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपको फिर से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, और वहाँ पे भी आपको ये जो 20 नंबर होता है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इनको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। और हाँ, हमारा एक मास्टर वीडियो जो कि पत्र लेखन के ऊपर है, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ों को, मतलब जितने भी आरओ का पूरा सिलेबस है वो सारी चीज़ें कवर अप की गई हैं। आप उनको बेहतर तरीके से देख लीजिए, उनका एक छोटा सा आप बेहतर नोट्स बना लीजिए। अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है कैसे फॉर्मेटिंग होती है, अंतर क्या होता है, उनकी परिभाषा क्या होती है, सारी चीज़ें डिटेल में है। इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इसके एंड स्क्रीन में भी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और दूसरों को भी शेयर करिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।